नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, एक तरफ वेनेजुएला, जहां ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमलों के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, लेकिन कोई फोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, बस एक सोशल मीडिया पोस्ट ट्रंप ने की है। दूसरी तरफ ईरान को देखिए, यहां महंगाई और आर्थिक परेशानी को लेकर लोग सड़कों पर निकले, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसे जन क्रांति बताया। और खुद ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शन रोकने की कोशिश करेगी तो अमेरिकी प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका दुनिया के हर देश का फैसला करेगा? और दुनिया के हर देश का फैसला करने वाला अमेरिका होता कौन है? एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा हमला किया, वहां के राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया और देश से बाहर भेज दिया गया है। ट्रंप ने ये सनसनीखेज दावा अपने सोशल मीडिया साइट पर किया, लेकिन ध्यान दीजिए, अब तक ना कोई वेनेजुएला सरकार ने इस बात की पुष्टि की, ना कोई स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जो है इस दावे की पुष्टि कर रही है। लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला के 4 शहरों पर हमले किए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और फिर अचानक ये दावा कर दिया कि राष्ट्रपति को पकड़ लिया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर ये सच है तो तस्वीरें कहां हैं, वीडियो कहां है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि वाकई में अमेरिका ने ये सब कर दिया है? अमेरिका के अंदर से ये देखिए, इस हमले का विरोध शुरू हो गया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर रूबेन गाल्गो ने इस हमले को गैर कानूनी बताया और उन्होंने साफ कहा कि ये इराक के बाद दूसरी बिना वजह की जंग है। याद रखिए कि गाल्गो कोई आम नेता नहीं है, वो खुद इराक युद्ध में लड़ चुके हैं और मरीन कोर के पूर्व सैनिक भी हैं। जब एक युद्ध का गवाह ये कह रहा है कि ये जंग गलत है तो उसे यूं ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि बीते महीनों में अमेरिकी संसद में कई प्रस्ताव आए थे जिसका मकसद यही था कि वेनेजुएला पर हमला संसद की मंजूरी के बिना ना हो सके, लेकिन हर बार उन प्रस्तावों को दबा दिया गया। यानी ट्रंप प्रशासन ये जानता था कि ये कदम गैर कानूनी है, फिर भी उठाया गया। हमले से ठीक पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने यह बयान दिया था कि अमेरिका तख्ता पलट की तैयारी कर रहा है ताकि देश के तेल और वहां के खनिज संसाधनों पर कब्जा किया जा सके। उन्होंने देश में आपातकाल लगाया और जवाब देने तक की बात कही। और महज 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि मादुरो पकड़ लिए गए हैं। और ये संयोग नहीं है, ये कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश नजर आ रही है। दूसरा, आप समझिए कि आखिर में इस पूरी जंग का कारण क्या है। देखिए, ट्रंप का दावा है कि वेनेजुएला ने अमेरिकी कंपनियों के तेल अधिकारों को अवैध रूप से छीन लिया था। दरअसल 1976 में वेनेजुएला की सरकार ने राष्ट्रपति कार्लोस आंद्रेस पेरेस के समय पर पूरे तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसका मतलब था कि विदेशी तेल कंपनियां, ज्यादातर जिसमें अमेरिकी कंपनियां थी, इनमें एक्सॉन, गल्फ ऑयल, मोबिल आदि, जो दशकों से वहां तेल निकाल रही थी, उनके सभी ऑपरेशंस और संपत्तियां वेनेजुएला की नई सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला के पास चली गई थी। और ये राष्ट्रीयकरण जो था बहुत कानूनी तरीके से हुआ कहा गया और कंपनियों को मुआवजा भी दिया गया। हालांकि कुछ कंपनियां इससे खुश नहीं थी। उस समय अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में तेल उद्योग को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, इसलिए कुछ लोग इसे अभी भी अमेरिकी संपत्ति कहते हैं। और यही एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कुछ वजहें हैं जो अभी इन तमाम अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जो विवाद है उसकी जड़ एक तरीके से आप कह सकते हैं। वहीं पिछले 4 महीनों में अमेरिकी सेना वेनेजुएला के आसपास लगातार सैन्य कार्रवाई कर रही थी। 35 से ज्यादा नावों पर हमले, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, और हर बार यही दलीलें दी गई कि ये ड्रग तस्कर थे। लेकिन सवाल यह है कि ड्रग्स के नाम पर किसी संप्रभु देश को बमबारी का मैदान बना देना कब से अंतरराष्ट्रीय कानून बन गया? आज ट्रंप जो है 8 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दुनिया इंतजार कर रही है कि वो क्या सबूत दिखाते हैं, या फिर ये भी इराक के विनाशकारी हथियारों जैसी एक और कहानी निकलेगी। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये दावा झूठा निकला तो ये सिर्फ वेनेजुएला पर हमला नहीं होगा, ये सच, कानून और लोकतंत्र पर हमला होगा। और अगर ये सच है तो दुनिया को ये सवाल पूछना होगा, क्या अमेरिका खुलेआम किसी भी देश के राष्ट्रपति को पकड़ने और सरकार गिराने का ठेकेदार बन चुका है? वेनेजुएला की
राजधानी काराकास में धमाकों के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि ये हमले अमेरिका ने किए और अमेरिका का वेनेजुएला के 4 ठिकानों पर हमला हुआ, जिसमें फुएर्तेटियूना राजधानी काराकास का मुख्य सैन्य अड्डा है ये और देश का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, और ला कार्लोटा जो कि काराकास का मुख्य एयरबेस है, सैन्य और नागरिक दोनों उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एल वोल्कान काराकास की पहाड़ियों में स्थित कम्युनिकेशन सेंटर है। ला ग्वाइरा पोर्ट जो कि काराकास के नजदीक है, कैरिबियन तट पर स्थित है और देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। देखिए, जब ये हमला हुआ तो उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने देश की सभी डिफेंस प्लान को एक्टिव करने का आदेश दिया था। इसका मतलब ये था कि राष्ट्रपति कुछ समय के लिए लोगों के अधिकार सीमित कर सकते हैं और आर्मी का काम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ उसके बाद जो है कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। क्यूबा के राष्ट्रपति जो है वो ये कहते हैं कि यह हमला धमकाने जैसा था। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज वो वेनेजुएला पर अमेरिका के हमलों की निंदा करते और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर दुनिया भर के देशों से तुरंत इस हमले की निंदा करने के लिए कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमला वेनेजुएला के लोगों और पूरे लैटिन अमेरिका के खिलाफ डराने धमकाने जैसा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति बोले कि पूरी दुनिया जो है वो अलर्ट पर रहे। वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस समय काराकास पर बमबारी हो रही है, पूरी दुनिया को अलर्ट किया जाता है और उन्होंने यूएन से मामले में जांच करने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया कि हमले किसने किए। पेट्रो ने यूएन की तत्काल बैठक बुलाने की भी मांग की। वहीं दूसरी ओर ईरान में हम देख रहे हैं कि ईरान में इस वक्त लगातार खबरें आ रही हैं और ये दावा किया जा रहा है कि वहां एक जन क्रांति शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जनता सड़कों पर है, सत्ता गिराने वाली है और अयातुल्ला अली खामनेई को हटाने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान में कोई अंदरूनी क्रांति हो रही है या फिर ये वही कहानी है जो अमेरिका और इजराइल दुनिया को दिखाना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम से ठीक पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी देखने को मिला। ट्रंप ने साफ शब्दों में यह कहा कि अगर ईरान की सरकार प्रदर्शनों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करती है तो अमेरिकी प्रदर्शनकारियों की मदद करेगा। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ साफ कर देता है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर कई आंदोलन होते हैं और जनता सड़कों पर उतर आती है, लेकिन हम देखते हैं कि तब तो अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा नहीं किया जाता कि वहां के लोगों को वो हथियार देगा या समर्थन देगा। लेकिन ईरान के मामले में अलग व्यवहार क्यों और ईरान को लेकर ट्रंप इतना अपनापन क्यों दिखा रहे हैं? देखिए, हकीकत ये है कि ईरान में जो शुरुआती प्रदर्शन हुए वो एंटी रेजिम नहीं थे। ये प्रदर्शन महंगाई, करेंसी की गिरावट, आर्थिक दबाव को लेकर था। खुद ईरान के राष्ट्रपति ने भी माना कि समस्याएं हैं और सरकार की मिसमैनेजमेंट इसकी वजह है। सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना, प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद तस्वीरें बदलने भी लगी। अचानक हिंसा शुरू होती है, हथियार दिखाई देने लगते हैं, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के ठिकानों पर हमले होते हैं, शाहिद जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सब वाकई ईरान के अंदर से पैदा हुआ है या इसके पीछे कोई बाहरी ताकतें हैं? इस शक को मजबूत करते हैं कुछ और ट्वीट और कुछ बयान। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े पूर्व अधिकारियों के बयान आते हैं जिनमें वो ईरान के प्रदर्शनकारियों को बधाई देते हैं और यहां तक कह देते हैं कि मोसाद के एजेंट उनके साथ हैं। इजराइल का अखबार जेरूसलम पोस्ट कर खुद ये रिपोर्ट करता है कि मोसाद फारसी भाषा में ट्वीट कर ईरानियों को प्रदर्शन के लिए उकसा रहा है। अब सोचिए, अगर भारत में कोई आंदोलन हो रहा है और चीन कहे कि वो इसमें शामिल होगा तो क्या इसे अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप नहीं कहा जाएगा? इसी कड़ी में एक और नाम सामने आता है रजा पहलवी का। ईरान के पूर्व शाह के बेटे जो अमेरिका में रहते हैं और लंबे समय से सत्ता में लौटने का सपना देख रहे थे। हर बार जब ईरान कमजोर दिखता है पहलवी को ईरान का भविष्य बताकर पेश किया जाता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि शाह के दौर में ईरान के संसाधनों पर अमेरिका और ब्रिटेन का कब्जा था। 1979 की क्रांति के बाद ही ईरान ने अपने तेल और संसाधनों पर नियंत्रण पाया और यही बात पश्चिम को सबसे ज्यादा चुभती है। और ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिमी प्रतिबंध माना जा रहा है। जब किसी देश को सोचिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से काट दिया जाएगा, उसकी करेंसी गिरा दी जाएगी, तेल बेचने से रोका जाएगा, तो महंगाई और बेरोजगारी आना तो तय है। और ये संकट नया नहीं है बल्कि पिछले कई दशक से लगातार जारी है। और अब जो कुछ ईरान के अंदर हो रहा है उसमें अमेरिकी हस्तक्षेप जो हम देख रहे हैं, इन तमाम चीजों को आप किस तरीके से देखते हैं? वेनेजुएला में जो कुछ हुआ इसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।